हेलो दोस्त, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने तैयारी में मस्त होंगे। तो चलिए, आप लोग का स्वागत है हमारे मेडिकल स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अपने तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए और अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग एंड नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाइए। तो चलिए, यहाँ पे आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है, आप लोग को पता है, बहुत ही अच्छी तरह से एनालिसिस करके आपको एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया जाता है। तो आप लोग नोट्स आर बना रहे हैं, आप लोग अगर बना रहे हैं तो थम्स अप डालिएगा और आप सभी बताइएगा कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है आप लोग को, तो इसके लिए भी थम्स अप। तो चलिए, हम लोग जैसा कि पता है आप लोगों को कि हम लोग फार्माकोलॉजी का यूनिट 1 कंप्लीट कर दिए और एमएसएन स्टार्ट कर दिए। एमएसएन का एक क्लास हो चुका है, इंट्रोडक्शन क्लास अभी चल रहा है, हमारा फर्स्ट यूनिट का इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारा। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग उस दिन पढ़ लिए थे, डेफिनेशन पढ़ लिए थे और स्पेशलिस्ट स्टेमिंग फ्रॉम एमएसएन से पढ़ लिए थे, स्कोप पढ़ लिए थे, रोल ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्स इन एमएसएन में पढ़ लिए थे, सर्जिकल नर्सिंग एज अ पार्ट ऑफ एमएसएन ये पढ़ लिए थे, एवोल्यूशन पढ़ लिए थे, ट्रेंड ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग ये पढ़ लिए थे। अब हम लोग आज पढ़ेंगे 7 नंबर। 7 नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडवांसमेंट इन मेडिकल नॉलेज। एडवांसमेंट इन ये सब आप लोग को कोई एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट हम लोग, मेरा ये टारगेट है कि आप लोग को कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएं तो उसके बारे में पहले आपको उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद उसके अंडर में क्या है वो तो आप लोग को पढ़ाएंगे, पहले आप लोग को सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग फार्माकोलॉजी को भी बहुत ही अच्छी तरह से पहले उसके बारे में समझे, फिर धीरे धीरे उसको भी कंप्लीट कर दिए फर्स्ट यूनिट को। तो उसी तरह हम लोग पहले देखते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या है, कहाँ, सॉरी एमएसएन क्या है, कहाँ से आया और इसका यूज क्या है। तो इसके बारे में हम लोग फिर धीरे धीरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो हम लोग आज का टॉपिक है हमारा एडवांसमेंट इन मेडिकल नॉलेज। एडवांसमेंट इन मेडिकल नॉलेज, इसमें पहला है एशियंट एशियन कल्चर। एशियंट एशियन कल्चर, तो एशियंट एशियन कल्चर, इसमें क्या है, पहला हमारा टॉपिक क्या रहेगा? इसमें पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? एशियंट एशियन कल्चर। तो एशियंट एशियन कल्चर, एशियंट एशियन कल्चर का मतलब हो गया कि बिलीव दैट इम्बैलेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस। तो जैसे आप उस क्लास में, हम लोग जो लास्ट क्लास हमारा पहला क्लास इंट्रोडक्शन का हुआ था, उसमें बताए थे आप लोग को कि पहले के लोग किसी पेशेंट को, किसी को बीमार होने पर उसको धार्मिक स्थल से जोड़ दिया था, जैसे उसको देवी देवताओं का प्रभाव, जैसे बताए कि हमारे स्टार पे या ग्रहों का या भूत प्रेत या राक्षसों से जोड़ दिया जाता था। जोड़ने के बाद उसका ट्रीट कैसे किया जाता था पहले के लोग में, आर्य सिविलाइजेशन में, कि उसको किसी भगत, किसी ओझा या झाड़ फूक, जादू टोना टोटका से उसको फिर इलाज किया जाता था। तो अब हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे एवोल्यूशन कैसे हुआ। हम लोग मेडिकल इतना हॉस्पिटल के बारे में कैसे हम लोग जाने, नर्सिंग के बारे में कैसे जाने, नर्सिंग कैसे कर रहे हैं, ये सब हम धीरे धीरे आगे पढ़ रहे हैं, आपको हम बता रहे थे। एशियन कल्चर, जब हम लोग पहले
पहले का क्या करता था कि जादू टोना और उससे रह जाता था, रहने के बाद बहुत सारे जो गंभीर बीमारी हो जाता था, धीरे धीरे मर जाता था पेशेंट। तो उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, इम्प्रूवमेंट ये हुआ कि हम लोग फिर एशियन कल्चर के बारे में जाने कैसे जाने कि विद दैट द इम्बैलेंस ऑफ फ्लूइड आवर्स वाज द मेन कॉज ऑफ डिजीजेज। हम लोग क्या जाने, एशियन कल्चर में हम लोग ये जाने कि इम्बैलेंस हो जाना, इम्बैलेंस ऑफ हमारे शरीर में धीरे धीरे जब इम्प्रूव हुआ तो हम लोग क्या जाने किस वजह से बीमारी होता है, तो इम्बैलेंस ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड मतलब जो हमारे शरीर में इम्बैलेंस हो जाता है, फ्लूइड की मतलब फ्लूइड में कैसे क्या सब होता है, जैसे आप लोग अभी फ्लूइड चलाते हैं ना, NS, RL, DNS, तो ये सब के कमी के कारण, जैसे किसी को पहले क्या होता था, डिहाइड्रेशन हो जाता था, उसके शरीर का पूरा पानी लॉस हो जाता था, तो वो धार्मिक स्थल से जोड़ दिया जाता था उसको, जादू फूट टोना टटका से क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो उसमें क्या होता था, फ्लूइड बाहर शरीर से, तो धीरे धीरे पेशेंट गुजर जाने की अवस्था में आ जाता था, फ्लूइड बाहर हो जाता था। तो अभी क्या है कि डिहाइड्रेशन हुआ, तुरंत उसको फ्लूइड चढ़ा दिया शरीर में, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो पहले ये ज्ञान नहीं था, पहले के आदमी में ये सब नहीं था, और इतना टेक्नोलॉजी कहाँ था उस समय जो जानता। धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ, तो हम लोग जाने कि फ्लूइड के हमारे शरीर में फ्लूइड के इम्बैलेंस का बहुत बड़ा कारण है कि वह बीमारी को उत्पन्न करता है। तो पहला हम लोग देखे एशियन कल्चर में हम लोग देखे कि फ्लूइड का इम्बैलेंस बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। तो इसका शुरुआती इलाज क्या था कि शुरुआती में पहले क्या किया जाता था, पहले शुरुआती में इम्यूनाइजेशन किया जाता था, यानी कि टीकाकरण किया जाता था। शुरुआती इलाज क्या था, इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण किया जाता था, टीकाकरण किया जाता था या सर्जरी। तो जब हम लोग इम्प्रूव किए हम लोग, तो हम जाने क्या, इम्बैलेंस होना, फ्लूइड का इम्बैलेंस हो जाना हमारे शरीर में, तो उसका इलाज शुरुआत में क्या हुआ, टीकाकरण का आविष्कार हुआ, टीकाकरण की और सर्जरी को हम लोग जाने, उससे बीमारी को इम्प्रूव किए। तो हम लोग देख लिए, किसमें देखे, एशियन कल्चर में हम लोग देखे फ्लूइड इम्बैलेंस। उसके बाद क्या है हमारा, द डार्क एज। क्या है हमारा, डार्क एज। डार्क एज, तो डार्क एज में हम लोग क्या देखें कि डार्क एज क्या कह रहा है, द डार्क एज मतलब कि 5th से 15 सेंचुरी, 5th से 15th, पांच से लेके 15 शताब्दी पूर्व, पहले 5 से 15 शताब्दी में बता रहे हैं कि द डार्क एज, नॉलेज डिक्लाइंड आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर्स। यानी कि क्या है कि बीमारी जैसे चेचक, स्मॉल पॉक्स, जैसे चेचक होता है, स्मॉल पॉक्स, मेनी डिजीजेज लाइक जैसे स्मॉल पॉक्स, प्लेग, कोलेरा स्प्रेड वाइडली मतलब कि जैसे बीमारी में स्मॉल पॉक्स हो गया, हैजा हो गया, कोलेरा, इलाज अभी भी अंधविश्वास और जादुई उपायों पर आधारित है। जैसे अभी भी बहुत सारे क्या होता है कि डार्क एज मतलब 5 से 15 शताब्दी ईस्वी में भी क्या हो रहा था कि जो स्मॉल पॉक्स था, स्मॉल पॉक्स या कोलेरा, इसका इलाज जो है
अभी भी 15 से 20 सेंचुरी शताब्दी में भी क्या करता था आदमी लोग, जो स्मॉल पॉक्स हो रहा था, कोलेरा हो रहा था, प्लेग हो रहा था, उसको भी क्या करता था, झाड़ फूक में ले जाता था, अंधविश्वास की ओर जाता था, उस समय भी जाता था। जब हम लोग पता कर लिए थे कि कोई भी बीमारी हमारे शरीर में फ्लूइड के कमी से इम्बैलेंस के कारण होता है, और हम लोग इम्यूनाइजेशन भी कर रहे थे, उस समय भी बहुत सारे लोग क्या करते थे, अंधविश्वास में डूबे हुए थे। उसके बाद इसी का एक टॉपिक है रिनाइंसेंस पीरियड क्या कहता है कि मार्क रिवाइवल ऑफ लर्निंग एंड साइंटिफिक इंजरी, साइंटिफिक फिजिशियन आर साइंटिस्ट बिगेन क्वेश्चनिंग ओल्ड बिलीफ। क्या कहता है, रिनाइंस पीरियड क्या कह रहा है कि विज्ञान में फिर से रुचि बढ़ी, जब इम्यूनाइजेशन एंड सर्जरी, जब हम लोग जान गए थे इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण के बारे में और सर्जरी के बारे में, फिर भी बहुत सारे लोग क्या करते थे, अंधविश्वास में डूबे थे, स्मॉल पॉक्स और कोलेरा का इम्यूनाइजेशन नहीं करवाते थे, वो अंधविश्वास में डूबे थे। तो फिर ये पीरियड आया, क्या आया, रिनाइंसेंस पीरियड आया है। फिर इसमें क्या हो गया कि हमारा जो साइंस है, विज्ञान है, उसकी रुचि बढ़ी, सब परीक्षण हुआ, ऑटोप्सी, मूत्र और रक्त की जांच के द्वारा चिकित्सा में इसमें क्या हो गया, फिजिशियन, इसमें ऑटोप्सी मतलब इसमें क्या हो गया कि एनाटॉमी के बारे में जाना गया, इसमें क्या होगा, एनाटॉमी के बारे में जाने मतलब शरीर के पूरे ऑर्गेन के बारे में जाने, अच्छी तरह से डीपली जाने, उसके फंक्शन के बारे में जाने। और इसमें क्या हो गया कि ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट से हम लोग बीमारी को पता किए, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट से हम सब बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। किसमें, हम लोग को रिनाइंसेंस पीरियड में हम लोग क्या देखे कि फिर से साइंस का रुचि बढ़ा तो हम लोग एनाटॉमी के बारे में जाने और ब्लड यूरिन टेस्ट के बारे में पता किया और उससे बीमारी को जाने, वो इसे एनालिसिस किए। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग। तो हम लोग ये टॉपिक खत्म कर दिए, 7 नंबर 7 खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे 8 में क्या कह रहा है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ origin and development of nursing। origin and development of nursing हम लोग पढ़ेंगे। तो एशियंट नर्सिंग, इसमें पहला टॉपिक है हमारा एशियंट नर्सिंग क्या है कि नर्सिंग केयर वाज क्लोजली लिंक्ड टू रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। मतलब जो बहुत पहले की बात है, पहले क्या था कि नर्सिंग को भी क्या किया था, उसको स्पिरिचुअल एंड रिलीजन, धार्मिक रूल से उसको भी नर्सिंग केयर को भी जोड़ दिया था, क्लोजली लिंक्ड था, सेम उसको जोड़ दिया था। और प्रोवाइड द मेनी तो एशियंट नर्सिंग was closely linked to religion and spiritual, provide mainly in temple, monasteries and houses of worship,
प्रैक्टिस इंक्लूड मसाज। पहले क्या था, जब एशियन टाइम में जब नर्सिंग का ओरिजिन हुआ और डेवलप हुआ तो क्या होता था, उसमें जो एशियंट नर्सिंग क्या करता था कि किसी पेशेंट को जब बीमार होता था तो उसको क्या करता था, मसाज के द्वारा उसको मसाज करता था और उसको बोन सेटिंग का नॉलेज हुआ। नॉलेज होने के बाद बोन सेटिंग ये सब नॉलेज हुआ। उसके बाद हीट एप्लीकेशन। तो एशियंट नर्स क्या करता था कि जब पेशेंट बीमार होता था उसको या तो उसको मंदिर में ट्रीट किया जाता था या उसको अपने हाउस के जो कमरा रहता था भगवान का उसमें उसको मसाज करता था, बोन सेटिंग करता था। आप लोग को पता होगा कि अभी मतलब बूढ़ी दादी सब क्या करता है, कहीं पे आपको दर्द होने लगता है क्या कहता है, नस चढ़ गया, तो दादी लोग क्या करती है वहां पे तेल लगा के उसको मालिश करती है, मसाज करती है ना। मेरी दादी भी करती है। तो मेरे गाँव में किसी को भी कहीं से दर्द होता है तो मेरी दादी को बुला के ले जाता है या तो आता है। हम लोग कभी पैर दर्द करने लगता है तो दादी तेल लगा के उसको मसाज करती है तो फिर थोड़ा सा आराम हो जाता है, ऐसा बात नहीं। तो पहले ये लोग करते थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे आयुर्वेदिक। उसके बाद क्या आया, आयुर्वेदिक। एशियंट नर्सिंग के बाद क्या आया, आयुर्वेद। आयुर्वेदिक एंड सीधा मेडिसिन है। एशियंट इंडियन टेक्स्ट। तो नर्सिंग का उल्लेख जो हमको कहाँ मिलता था, चरक संहिता एंड चरक संहिता। आयुर्वेदिक में क्या था, दो था, चरक और संहिता। चरक और संहिता में क्या था, नर्सिंग का डिस्कशन था। कोई बुक था जो एशियंट इंडियन में कोई बुक था, दो बुक था, क्या था, चरक और संहिता बुक था जिसमें नर्सिंग का डिस्कस किया गया था। नर्सिंग का डिस्कस कंसिडर द एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट। नर्सिंग वाज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अच्छे नर्स का गुण उसमें बताया गया था। उस बुक में नर्सिंग का गुण बताया था कि सावधानी, भरोसेमंदी और दयालुता और स्वच्छता उस नर्सिंग में गुण होना चाहिए। यानी कि उसमें स्वच्छता का गुण होना चाहिए, भरोसेमंदी का और दयालु का गुण होना चाहिए। और होलिस्टिक केयर में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पर जोर देना चाहिए, मतलब उसको केयर करने का होना चाहिए, होलिस्टिक केयर। उसके बाद तो आयुर्वेदिक हम लोग देख लिए। उसके बाद तीसरा है हॉस्पिटल इन एशियंट इंडिया। सबसे पहले हॉस्पिटल देखते हैं, हॉस्पिटल इन एशियंट इंडियन। हॉस्पिटल इन एशियंट इंडियन। फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग किंग अशोका। मतलब पहला जो हॉस्पिटल का निर्माण किया गया था वो किसके समय किया गया था, किंग अशोका के काल में सबसे पहला हॉस्पिटल का रिकॉग्नाइज किया गया था, जो
लगभग में 264 बीसी पूर्व, बीसी पूर्व जो किसके अधीन में किया गया था? किंग 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 अशोका, किंग अशोका के किंग अशोका के राजकाल में 264 बीसी पूर्व पहला हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइज किया गया था। हॉस्पिटल वाज बिल्ट फॉर सिक वाउंड सोल्जर्स एंड ट्रेवल्स। जो हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइज किया गया था वो किसके लिए किया गया था? सैनिकों और यात्री के देखभाल के लिए नर्स और परिचारिक का नियुक्ति किया गया था। उसमें जो पहला हॉस्पिटल खोल गया था तो उसमें जो सोल्जर जो युद्ध में जो सोल्जर घायल हो जाते थे उसके ट्रीटमेंट करने के लिए उसमें नर्स की आवश्यकता हुआ था। तो पहला हॉस्पिटल कहाँ कौन रिकॉग्नाइज किया था? फर्स्ट ऑर्गेनाइज एस्टेब्लिश किंग अशोका। दिस हॉस्पिटल बिकेम अर्ली सेंटर ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विस। जो वह हॉस्पिटल पहला था, जो पहला हॉस्पिटल सेंटर था जिसमें मेडिकल एंड नर्सिंग सर्विस था। और उसके बाद मॉडर्न नर्सिंग आया। उसके बाद क्या हुआ? मॉडर्न नर्सिंग। मॉडर्न पहला हम लोग देखें एशियंट नर्सिंग, दूसरा देखें आयुर्वेदिक, और तीसरा देखें हॉस्पिटल, चौथा मॉडर्न नर्सिंग। तो मॉडर्न नर्सिंग क्या कर रहा है कि 18वीं शताब्दी के अंत में, 18वीं शताब्दी का जब लास्ट हो रहा था, एज लास्ट हो समय था 18वीं शताब्दी का, तो उसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने आधुनिक नर्सिंग की नींव रखी। मतलब जो 18वीं शताब्दी के लास्ट में क्या किया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसको अभी मॉडर्न नर्सिंग का फादर कहा जाता है, कि इसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, तो उसने नर्सिंग की नींव रखी। हॉस्पिटल को स्वच्छ वेंटिलेशन और स्वस्थ वातावरण रखने का योगदान दिया। 1816 ईस्वी में पहला नर्सिंग स्कूल खोला गया। 1860 में फर्स्ट नर्सिंग स्कूल खोला गया था। कौन खोला गया था? एस टी थॉमस। एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल खोला गया था लंदन में। तो फर्स्ट नर्सिंग स्कूल खोला गया था कौन? एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल लंदन, जो 1860 में पहला नर्सिंग स्कूल खोला गया था। तो किसके द्वारा खोला गया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। नर्सिंग और वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर खोला गया था जिसमें, उसके बाद हम लोग देखते हैं नर्सिंग एजुकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। तो हम लोग देखते हैं ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, ये हम आपको ऐसा ही बता दे रहे हैं। हमारा टारगेट है कि जब क्लास स्टार्ट, जो सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ तो उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान आप लोग को होना चाहिए। तो 9 में क्या है? नर्सिंग एजुकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। नर्सिंग एजुकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। तो 19वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में पहला हम लोग देखेंगे
19th सेंचुरी, मतलब 19वीं शताब्दी के पूर्व, 19वीं शताब्दी के लास्ट में क्या था, इसी समय औपचारिक नर्सिंग शिक्षा, मतलब जो शिक्षा का नर्सिंग का शिक्षा, नर्सिंग का जो एजुकेशन है, बीइंग फॉर्मल नर्सिंग एजुकेशन स्टार्ट हुआ था। नर्सिंग के जो शिक्षा देना कब स्टार्ट हुआ था, 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में नर्सिंग के एजुकेशन के बारे में स्टार्ट हुआ था। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग रूम ट्रेनिंग, और क्या 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 था, ऑपरेशन में के ट्रेनिंग दिया जाता था, और इसमें स्टार्ट हुआ था 19वीं शताब्दी में, क्या, नर्सिंग को एजुकेशन स्टार्ट हुआ था, और उसी समय ऑपरेशन के बारे में उसको ट्रेनिंग दिया जाता था। और दूसरा है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंट एक्सपेंशन, उसके बाद पोस्ट एक्सपेंशन। तो जो हम लोग 2-3 पहले हम लोग जो मनाए हैं, क्या मनाए थे, स्वतंत्रता दिवस मनाए थे ना। तो आफ्टर 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ तो नर्सिंग का एजुकेशन रैपिडली, मतलब नर्सिंग का जो एजुकेशन है तेजी से अब आगे बढ़ा, ग्रोथ द डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स। जब हमारा देश आजाद हो गया उसके बाद नर्सिंग का जो है तो क्या हुआ, एजुकेशन जो है तेजी से, रैपिड मतलब तेजी से बढ़ने लगा, और जगह जगह पर डिप्लोमा कोर्स होने लगा, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हो गया। जब हमारा देश आजाद हुआ तो नर्सिंग का शिक्षा जो है बहुत आगे तेजी से बढ़ा, और बढ़ने के बाद क्या हुआ कि जगह जगह पे कॉलेज खुला, हॉस्पिटल खुला, और क्या हुआ इसमें कोर्स होने लगा, सर्टिफिकेट कोर्स देना, डिप्लोमा कोर्स कराने लगा। और उसके बाद क्या हुआ, आईएनसी हुआ, उसके बाद क्या स्थापित हुआ, आईएनसी का स्थापना हुआ, और फिर आईएनसी वो अपना रूल रेगुलेशन लगाने लगा कि नर्सिंग के बारे में रूल रेगुलेशन लगाने लगा। तो हम लोग देख लिए। उसके बाद क्या है, सुपर स्पेशलिस्ट एंड एडवांस प्रोग्राम, और क्या है इसी में तो देख लिए। उसके बाद तीसरा क्या है, सब एडवांस्ड प्रोग्राम्स। तो चौथा क्या है हमारा, तीसरा क्या है, सब स्पेशलिस्ट एंड एडवांस्ड प्रोग्राम, मतलब जैसे कार्डियोथोरेसिक नर्सिंग, मतलब हार्ट एंड लंग्स कंडीशन ट्रीटमेंट। जैसा कि हम लोग आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे कि जब बीएससी नर्सिंग करने के बाद जब एमएससी करते हैं, एमएससी में अगर एमएसएन के किसी भी जैसे बॉडी ऑर्गेनिक से स्पेशलिस्ट होते हैं तो सिर्फ उसी का मतलब हम उसी डॉक्टर के साथ वर्क करते हैं। तो उसी तरह जब एडवांस हुआ, जब एडवांस प्रोग्राम बढ़ा तो वहाँ पे क्या क्या होने लगा, स्पेशलाइज्ड नर्स बनने लगा। स्पेशलाइज्ड नर्स बनने का मतलब कि वह किसी एक ऑर्गेन के, जैसे कोई डॉक्टर होता है ना कि कार्डियोलॉजिस्ट होता है, आपको बताए थे, न्यूरोलॉजिस्ट होता है, तो क्या होता है कार्डियोलॉजिस्ट जो सिर्फ हार्ट के डिजीज के बारे में इलाज करता है, तो उसी तरह नर्स भी होने लगा। और सिर्फ उन्हीं डॉक्टर के साथ, जैसे कोई कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है तो उसके साथ जो नर्स कार्डियोलॉजिस्ट नर्स की हुई है, स्पेशलिस्ट नर्स की हुई है,
तो वो उस डॉक्टर के साथ सिर्फ वर्क कर सकती है। तो जब एडवांस लिप प्रोग्राम बढ़ा, आगे बढ़ा, एडवांस बढ़ा, तो कार्डियोथोरेसिक नर्स होने लगा, क्रिटिकल केयर नर्स होने लगा, जैसे आईसीयू इमरजेंसी का स्पेशलिस्ट नर्स बनने लगा, और नर्स प्रैक्टिशनर क्रिटिकल केयर प्रोग्राम NPCCP स्थापित हुआ गया, यानी कि नर्स प्रैक्टिशनर क्रिटिकल केयर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ कब? 2006 में। नर्सिंग केयर पैराडिग्मा, नर्सिंग केयर पैराडिग्मा लास्ट टॉपिक हमारा है। तो यानी कि हम लोग ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, उसके बाद एक टॉपिक है 10 नंबर है। 3 नंबर क्या है? नर्सिंग केयर पैराडिग्म। पैराडिग्म तो इवोल्यूशन इन नर्सिंग अप्रोचेज, एवोल्यूशन मतलब बढ़ा, इन नर्सिंग केयर अप्रोचेज में एवोल्यूशन हुआ, मतलब कि उसका बढ़ा। प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर, पहला क्या हुआ? प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर, पेशेंट कैन ग्रुप्ड एंड केयर्ड फॉर द अकॉर्डिंग टू द सेवरिटी ऑफ इलनेस एंड द टाइप ऑफ केयर दे नीड, मतलब कि प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर। इसमें हम लोग पहला देखेंगे प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर, प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर का मतलब ये हुआ कि पेशेंट और ग्रुप्ड, पेशेंट क्या रहता है? ग्रुप में, जैसे रहता है आईसीयू में बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, इमरजेंसी में बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, तो उसमें मतलब हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट रहते हैं। कोई पेशेंट क्या रहता है? आईसीयू में एडमिट रहता है, कोई पेशेंट जनरल वार्ड में रहता है, कोई रिकवरी में रहता है। तो हम लोग को पेशेंट के जो एडमिट है उसके थ्रू उसको क्या करना है? केयर करना है। तो जैसे इंटेंसिव केयर में अगर कोई पेशेंट एडमिट है तो उसका मतलब है कि वो क्रिटिकल इलनेस पेशेंट है, तो उस हिसाब से उसका केयर करना है। कोई जनरल वार्ड में है तो यानी कि मॉडरेट उसका इलनेस है, इलनेस पेशेंट है, तो उसको उसके अनुसार केयर करना है। और कोई अगर रिकवरी वार्ड में यानी कि इम्प्रूव हो चुका है, वो ठीक हो चुका है, तो उसको उस तरह से हमको केयर करना है। तो हम लोग को ये भी देखना है कि किस जगह पे पेशेंट एडमिट है, तो उसके थ्रू करना है। उसके बाद है इसी में होलिस्टिक नर्सिंग केयर। तो होलिस्टिक नर्सिंग केयर में आपको बहुत बार बताया, होलिस्टिक मतलब ये हुआ कि किसी पेशेंट को फिजिकली रूप से फिजिकली, इमोशनली और साइकोलॉजिकल रूप से सपोर्ट करना। और कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर, कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर क्या है? कि प्रोवाइड कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस केयर कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, प्रिवेंटिव केयर, हेल्थ प्रमोशन, वैक्सीनेशन, होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हो गया कि यह देखभाल हर स्तर पर पूरी और लगातार दी जाती है। इसमें शामिल है जैसे प्रिवेंटिव मतलब कि प्रिवेंटिव केयर, मतलब कि जैसे किसी को बीमारी होने से पहले रोकना और उसको वैक्सीनेशन करना। ये हो गया क्यूरेटिव केयर। क्यूरेटिव केयर मतलब हो गया कि बीमारी का इलाज, जो बीमारी उसको हो गया है उसको ट्रीटमेंट करना, इलनेस करना। और है रिहेबिलिटेटिव मतलब मरीज को फिर से सामान्य जीवन जीने का में मदद करना। कोई भी पेशेंट अगर वह क्रिटिकल सिचुएशन से अगर ठीक हो गया है तो उसको फिर सामान्य जीवन जीने के लिए उसको मदद करना, हेल्प करना। तो ये हो गया। उसके बाद है एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस, मतलब नर्सिंग केयर वैज्ञानिक शोध और रिसर्च के आधार पर किया जाता है। नर्सिंग केयर, जो नर्सिंग केयर है उसके लिए कोई एविडेंस होना चाहिए, रिसर्च वैज्ञानिक शोध के आधार पर किया जाता है।
पुराने रिवाज और अंदाजे नहीं बल्कि ग्रुप में नए ज्ञान पर आधारित होती है। जैसे पुराने रिवाज में बताया कि आपको कोई बीमारी हो जाता था, क्या वो ले भगत के पास ले जाता था, झाड़ फूक जादू टोना से उसको ठीक किया जाता था। उस तरह से हॉस्पिटल में नहीं करना है। कोई भी रिसर्च करके उसको रिसर्च करके या कोई भी एविडेंस होना चाहिए, हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, उसके बाद हम लोग उसका केयर करेंगे। जैसे किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ड्रेसिंग करवाते हैं और हाइजीन मेंटेन करवाते हैं ना। तो क्या है यार, ड्रेसिंग कैसे करते हैं, कोई रिसर्च की वजह से करते हैं, कोई रिसर्च किए हैं तब तक करते हैं कि चलो इन्फेक्शन से उसको ड्रेसिंग करना है, उसको बिटाडीन लगा के जो घाव है उसको साफ करना है। तो यह रिसर्च के एडवांस पे करना है। अब ये नहीं कि अपना मन से कुछ भी कर दे। तो ये भी हमको एविडेंस बेस्ड पे हमारा नर्सिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। तो हमारा क्लास आज का यहीं तक था और फिर तो चलिए हम लोग अपने सेशन को आज यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग को हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आप सब जो है हमारे चैनल को जरूर से जरूर अपने दोस्तों में और रिलेटिव में शेयर कीजिए, ताकि हम और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके पास लेकर आए। ये सब पढ़ाने का कोई हमारे पास ये नहीं था, क्योंकि ये कहीं एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा और नहीं कोई पूछ सकता है। लेकिन आपके पास जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं और ये कब से स्टार्ट हुआ और क्यों सब्जेक्ट का मतलब ये सब्जेक्ट बनाना क्यों पड़ा। तो आपको हम ये अच्छी तरह से बता दिए हैं और इसका बहुत सारे टॉपिक है इंट्रोडक्शन में जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो चलिए हम आज का क्लास आज यहीं तक रखते हैं और आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। आप लोग को ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट डे। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए और ठीक है, थैंक यू।